चलिए आज के लेक्चर का रिवीजन वीडियो। इसमें ईथर्स हमने पढ़े थे। ईथर्स क्या होते हैं तो उनको माना जाता है दीज आर एनहाइड्रेट्स ऑफ अल्कोहल, क्योंकि क्या होता है अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो इनमें से मिलकर लॉस ऑफ वाटर होकर क्या बनता है, दैट इज ईथर। फिर अल्कीन पर अल्कोहल का एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन, इसमें भी ईथर बनता है। देन इट इज अल्कोऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, इसमें हम अल्कीन पर रिएक्शन करवाते हैं ट्राइफ्लोरोमर्क्यूरिक एसिटेट का अल्कोहलिक THS के साथ, उसके बाद NaBH4 इन OH नेगेटिव, तो इसमें भी क्या बन जाएगा, दैट इज ईथर बन जाता है। उसके बाद अल्काइल हैलाइड पर RONA की रिएक्शन है ना, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ईथर, दिस इज विलियमसन्स सिंथेसिस। इसके बाद अल्काइल हैलाइड पर होने वाले सारे एसिड रिएक्शंस टोसाइलेट भी शो करता है, तो टोसाइलेट पर RONA डालेंगे तो भी ईथर बन जाता है। इसके बाद अल्काइल हैलाइड पर ड्राई Ag2O की रिएक्शन करवाएंगे तो भी ईथर बनेगा। देन इट इज क्लोरो ईथर पर ग्रेगनार्ड की रिएक्शन करवाएंगे तो ग्रेगनार्ड का R क्लोरो ईथर पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके लार्ज साइज का ईथर बनवा देता है। इसके बाद अल्कोहल के ऊपर डायजोमीथेन के रिएक्शन करवाएंगे तो डायजोमीथेन का जो कैनोनिकल फॉर्म होता है जिसमें कार्बन का नेगेटिव चार्ज होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अल्कोहल के एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल कर क्या बनवा देता है, CH3N2 पॉजिटिव, RO नेगेटिव जो बचा पीछे H के हटने के बाद वो CH3 पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके नाइट्रोजन को हटा देता है जो एक्सेलेंट लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ क्या बन जाता है, दैट इज ROCH3। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड पर CH2N2 की रिएक्शन एग्जैक्टली ऐसी होगी, इसमें क्या बन जाएगा, सेम मैकेनिज्म से मिथाइल ईस्टर बन जाता है। ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा था, ये वोलेटाइल और इनफ्लेमेबल कंपाउंड्स होते हैं। आइसोमेरिक अल्कोहल्स की कंपैरिजन में इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जबकि अल्कोहल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ईथर्स जो होते हैं एक्सेलेंट सॉल्वेंट्स होते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है। तो दूसरा क्या, ऑर्गेनिक होने की वजह से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अपने अंदर अच्छे से डिसॉल्व कर लेते हैं, बट साथ ही साथ क्या हो जाएगा, थोड़ी पोलैरिटी होने की वजह से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर पाते हैं, इस वजह से एक्सेलेंट सॉल्वेंट होते हैं। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या देखा था हमने, इनका लेविस बेसिक कैरेक्टर, तो लेविस एसिड के साथ रिएक्शन करके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। BF जो गैसियस कंपाउंड होता है उसको स्टोर करने के लिए ईथर का यूज किया जाता है। इसके बाद इट इज परऑक्साइड फॉर्मेशन में ईथर का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है लाइट की प्रेजेंस में, तो अल्फा कार्बन पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसमें फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज ऑफ परऑक्साइड। यदि ईथर अनसिमेट्रिकल होता है तो क्या बोलेंगे अपन, परऑक्साइड उस साइड बनता है जहां पर ज्यादा कार्बन होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या रहेगा, इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीज की वजह से ऑक्सीडेशन ज्यादा आसानी से होता है ना। इसके बाद ईथर का जो परऑक्साइड होता है एक्सप्लोजिव होता है, तो इसके प्रिवेंशन के लिए एक तो ईथर को डार्क कलर के कंटेनर में स्टोर करेंगे क्योंकि लाइट कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है। दूसरा, ईथर में आयरन वायर या CU2 को डिप करके रखते हैं, जो क्या करेंगे, ईथर में ऑक्सीजन आएगी तो प्रेफरेंशियली अपना ऑक्सीडेशन करवा लेते, तो ईथर का ऑक्सीडेशन बचवा देते हैं। ईथर के सैंपल में भी हमको परऑक्साइड का डिटेक्शन करना है तो कैसे करते हैं, तो बोलेंगे KI और स्टार्च डालेंगे तो ब्लू कलर आ जाए, या फिर Fe2 पॉजिटिव और KCNS डालने पर ब्लड रेड कलर आ जाए, तो ये इंडिकेट करता है कि ईथर में परऑक्साइड का फॉर्मेशन हो चुका था। इसके बाद फिर इट इज ऑक्सोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन में ईथर के रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाएंगे तो ईथर का प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये क्या कहलाता है, ऑक्सोनियम आयन या ऑक्सोनियम सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, ये अनस्टेबल होता है इसलिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तब भी क्या होता है, रिएक्शन रिवर्सिबल रहता है। इसके बाद ईथर पर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन होगी तो पहले ईथर का प्रोटोनेशन होता है, इसके बाद HSO4 नेगेटिव प्रोटोनेटेड ईथर पर अटैक करके RHSO4 प्लस ROH बनवा देता है। इसके बाद फिर H2SO4 जो होता है ये अल्कोहल को फिर से प्रोटोनेट करेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर HSO4 का फिर से अटैक, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर RHSO4 बन जाता है। इसके बाद ईथर पर डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन जब होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर हम बोलेंगे 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल बन जाता है। इसके बाद ईथर का PCl साइड से रिएक्शन तो ट्वाइस ऑफ RCl प्लस POCl3, इसके बाद ईथर पर RCOCl एंड एनहाइड्र ClCl3, तो ईस्टर बन जाएगा साथ में RCl। ईथर के रिएक्शन जब एनहाइड्राइड से करवाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईस्टर बन जाते हैं। फिर ईथर का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से होगा बाय हीटिंग अंडर प्रेशर, तो क्या बन जाता है, इट इज ईस्टर अगेन। इसके बाद ईथर का रिएक्शन डार्क कंडीशन में क्लोरीन के लिमिटेड अमाउंट है तो सिर्फ अल्फा अल्फा पोजीशन पर Cl आ जाता है, फिर यदि क्लोरीन एक्सेस में लाइट के साथ करवाएंगे तो सारे हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, तो पर क्लोरोडाइथाइल ईथर बन जाता है। HI-HBr वाली रिएक्शन पढ़ी हुई हमने। फिर इपोऑक्साइड की रिएक्शन HI के साथ यदि हम देखें इपोऑक्साइड का फॉर्मेशन यदि हम देखते हैं तो साइक्लिक ईथर्स में तो हम बोलेंगे पर एसिड से बनता है लेकिन ज्यादा अच्छी यील्ड किसके साथ मिलती है, तो हम बोलेंगे दैट इज विद MMPP, इट इज मैग्नीशियम मोनोपेरॉक्सीथेलेट। इस पर अल्कीन पर MMPP के रिएक्शन से इपोऑक्साइड बन जाता है अच्छी यील्ड में।
इसके बाद फिर क्या दैट इज ग्लाइकॉल है, इसके रिएक्शंस अच्छा इसमें क्राउन ईथर्स हैं, तो क्राउन ईथर्स क्या होते हैं, दीज आर साइक्लिक पॉलीथर्स, जिनका क्राउन शेप होता है नॉमेनक्लेचर में सारे रिंग फॉर्मिंग एटम्स का नंबर फॉलोड बाय क्राउन और उसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स और उसके बाद ईथर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 कार्बन और 4 ऑक्सीजन, तो 12, उसके बाद क्राउन, उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर 4 एंड देन इट इज ईथर। फिर कौन सी चीज होती है, ये जो साइक्लिक ईथर्स होते हैं इनमें अपनी कैविटी के साइज डिपेंडेंट अलग अलग साइज के मेटल कैटायंस को रखने की एबिलिटी होती है, उसको मेटल कैटायन को क्या करेंगे काफी इफेक्टिवली सॉल्वेट करते हैं, जिस वजह से क्या हो जाएगा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्राउन ईथर्स में एप्रिशिएबली सोल्यूबल हो जाते हैं और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तो अपने अंदर अच्छे से डिसॉल्व कर ही लेंगे। इस वजह से क्या होते हैं नॉर्मल ईथर से बेटर सॉल्वेंट्स होते हैं रिएक्शन करवाने के लिए। फिर इन्हीं का यूज किस में भी होता है, दैट इज इन फेज ट्रांसफर कैटालाइसिस भी, ठीक है। इसके बाद डाइथाइल ईथर को सल्फ्यूरिक ईथर भी बोलते हैं और इसको यूज करते हैं एज लोकल एनेस्थेटिक। इसके बाद फिर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की और रिएक्शन, तो जैसे ग्लाइकॉल का HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो दोनों OH हटकर आयन लगता है, एडजेसेंट कार्बन पर आयोडीन अनस्टेबल, तो I2 हटकर क्या बन जाता है, दैट इज ईथीन, ठीक है। इसके बाद ग्लाइकॉल का डिहाइड्रेशन है, 640 केल्विन पर गर्म करेंगे तो इपोक्साइड बन जाता है, एनहाइड्रस एसिड Cl2 के साथ हीट करते हैं तो विनाइल अल्कोहल बन जाता है जो टॉटोमराइज होकर एसिटाल्डिहाइड में चला जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 के साथ हीटिंग करेंगे तो दो मॉलिक्यूल मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल निकलकर ये बन जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटिंग करते हैं तो क्या बन जाता है, दैट इज डाइऑक्सिन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद ग्लिसरॉल को बनाते हैं जैसे दैट इज बाय सेपोनिफिकेशन, अपन आगे पढ़ेंगे। ग्लिसरॉल की और रिएक्शंस में ऑक्जेलिक एसिड के साथ 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो फॉर्मिक एसिड बनता है, तो फॉर्मिक एसिड को बनाने की लेबोरेटरी मेथड होती है। फिर ऑक्जेलिक एसिड के साथ 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो अलाइल अल्कोहल बन जाता है। इसके बाद KHSO4 के साथ हीटिंग करते हैं तो ये इसका डिहाइड्रेशन है, इसमें एक्रोलीन बनता है जो काफी खराब स्मेल वाला कंपाउंड होता है, इसकी खराब स्मेल के बेसिस पर ग्लिसरॉल को पहचाना जा सकता है। इसके बाद ग्लिसरॉल पर HI की रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो तीनों OH हटकर क्या लग जाते हैं, 3 I लग जाते हैं, हाइड्रोजन कार्बन पर आयोडीन अनस्टेबल है तो I2 हटेगा, क्या बनेगा यहाँ पे अलाइल आयोडाइड बन जाता है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ग्लिसरॉल की HI के साथ रिएक्शन जब होती है तो यदि HI को कम अमाउंट में लेते हैं तो क्या बनता है, तो आंसर है इट इज अलाइल आयोडाइड, है ना, सिंपल है। तीनों OH हटकर 3 I लगे, हाइड्रोजन कार्बन पर से आयोडीन हटा तो अलाइल आयोडाइड बना, है ना। तो अलाइल आयोडाइड इज द प्रोडक्ट व्हेन HI इज इन लेसर अमाउंट, HI यदि एक्सेस में होगा तो क्या होगा, अलाइल आयोडाइड पर HI की फिर से रिएक्शन होती है, इससे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बन पर आयोडीन आ जाता है, क्या हटेगा यहाँ से, हम बोलेंगे इसमें से I2 हटता है, ठीक है। I2 के हटने से यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा, तो हम बोलेंगे दैट इज प्रोपीन का हो जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर HI का फिर से एडिशन होगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, है ना। तो HI जब एक्सेस में है तो हम बोलेंगे अलाइल आयोडाइड पर HI का फिर से मार्कोवानिक ऑफ एडिशन हुआ, आयोडीन फिर से एडजेसेंट कार्बन पर, ठीक है, अनस्टेबल तो हटा I2 बनी प्रोपीन, प्रोपीन पर HI का मार्कोवानिक ऑफ एडिशन तो बन गया क्या, दैट इज आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि ग्लिसरॉल पर HI की रिएक्शन कम अमाउंट में है तो इट इज अलाइल आयोडाइड और एक्सेस में HI डाला तो इट इज आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है। एक इंटीजर टाइप के लिए क्वेश्चन बनेगा कि ग्लिसरॉल पर HI की रिएक्शन करवा के दिया आपको आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनाना है तो कितने मोल्स ऑफ HI कंज्यूम होंगे, तो 3 मोल्स तो यहाँ पे हो गए, फिर उसके बाद एक यहाँ पे हो गया 4 और एक यहाँ पे 5, तो टोटल 5 मोल्स ऑफ HI का कंजम्पशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर ग्लिसरॉल पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा ये वही बनेगा इनऑर्गेनिक ईस्टर, है ना। OH ये OH में से H हटकर ONO2 NO2 ONO2 में 3 जगह क्या बन जाता है, इनऑर्गेनिक ईस्टर जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन कहा जाता है या इसी को नोबेल्स ऑयल भी बोलते हैं, है ना। इट इज नाइट्रोग्लिसरीन या यही क्या कहलाएगा, इट इज नोबेल्स ऑयल भी कहलाता है, ठीक है ना। इसमें हम कौन सी चीज बोलते हैं कि नोबेल्स ऑयल जो होता है ये खुद एक एक्सप्लोजिव होता है और इसको दूसरे एक्सप्लोजिव बनाने में भी यूज किया जाता है ना। नोबेल्स ऑयल जो होता है खुद एक एक्सप्लोजिव रहेगा और इसको दूसरे एक्सप्लोजिव बनाने में भी यूज करते हैं, है ना। जैसे कि कौन सा, तो बोलेंगे इट इज नोबेल्स ऑयल, इसमें हमने मिलाया किसको, दैट इज गन कॉटन, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, इससे क्या बनता है, ब्लास्टिंग जिलेटिन,
इससे बनेगा ब्लास्टिंग जिलेटिन, या इसी को क्या बोलते हैं, गैलिग्नाइट बोलते हैं। तो ये और पावरफुल एक्सप्लोजिव होता है। तो नोबल्स ऑयल में गन कॉटन या सेलुलोज नाइट्रेट मिलाने पर ब्लास्टिंग जिलेटिन बनता है या गैलिग्नाइट बनता है, जो एक एक्सप्लोजिव है। इसमें क्या मिलाते हैं, दैट इज वेस्लीन। इसमें वेस्लीन मिलाते हैं, विच इज वन ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेट्स ऑफ पेट्रोलियम। तो इससे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज कॉर्डाइट। ये एक और नया एक्सप्लोजिव होता है। और कॉर्डाइट जो होता है, इसकी खासियत होती है ये स्मोकलेस एक्सप्लोजिव है ना। कॉर्डाइट जो होता है ये एक स्मोकलेस एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है ना। नोबल्स ऑयल जो होता है, ये अल्फ्रेड नोबल जिनके नाम पे नोबेल प्राइज चलता है ना, उन्हीं ने बनाया था, ठीक है। नोबल्स ऑयल से ने क्या भी बनता है, इट इज किसल गोर, एक स्पेशल टाइप की पोरस अर्थ होती है, और अमोनियम नाइट्रेट वगैरह मिला के क्या बनता है, दैट इज डायनेमाइट भी बनता है। समझा के बेटा बात ये। तो ये आपको ध्यान से नोट करना है। ग्लिसरॉल का कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कर रहा है तो नोबल्स ऑयल या नाइट्रोग्लिसरीन बना, जो अपने आप में एक्सप्लोजिव था, और इसी में गन कॉटन या सेलुलोज नाइट्रेट जो दूसरा एक्सप्लोजिव है वो मिलाने पर क्या बनता है, ब्लास्टिंग जिलेटिन और गैलिग्नाइट, ठीक है। तो ब्लास्टिंग जिलेटिन या गैलिग्नाइट में जब वेस्लीन को डालेंगे तो क्या बनेगा, इससे कॉर्डाइट जो क्या होता है, स्मोकलेस एक्सप्लोजिव होता है। और डायनेमाइट भी किससे बनता है, दैट इज फ्रॉम नोबल्स ऑयल, ठीक है ना। तो ये नोट कर लेना बेटा ध्यान से, ठीक है।